दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। तो आज हम चर्चा करेंगे, जैसे मैं कहूँ, आपके जो यूपी पुलिस री एग्जाम की जो डेट है वो आपकी आ चुकी है। तो आप देखेंगे या आपको अपडेट मिली गई होगी 23, 24, 25 अगस्त, 30 और 31 अगस्त को जो है वो एग्जाम होना है। तो उसमें एक हिंदी आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। जैसे मैं कहूँ, जो हिंदी है वो आपकी जो क्वेश्चन आएंगे वो 37 क्वेश्चन जो है वो आपके किसके मिलेंगे, हिंदी के। ठीक है, तो इसमें आप क्या ध्यान देंगे, जैसे मैं कहूँ हिंदी के जरूरी भी है क्योंकि हम कम मेहनत के साथ यहाँ पर 37 में से 36, 35 या 37 आउट ऑफ 37 भी नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो यानी कम मेहनत के साथ हम जो है वो अधिक नंबर ला सकते हैं, क्योंकि यूपी जो है जो हमारी हिंदी बेल्ट है और हिंदी में ही हम लोग चीजों को समझते आए हैं, लेकिन फिर भी इतना सरल भी नहीं है। जैसे मैं कहूँ तो 37 में से 37 लाने के लिए या 35 लाने के लिए थोड़ी सी आपको अच्छे से मेहनत करनी होगी। इसी उद्देश्य से 37 में से 37 लाएं, 35 लाएं, या मैं कहूँ लगभग 30 प्लस ही आपका स्कोर रहे। इसी के लिए हम जो है वो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज जो हमारी क्लास शुरू होगी वो हिंदी की हम शुरुआत करेंगे और लगभग 15 से 20 दिन का टारगेट रखेंगे। 15 से 20 दिन के बीच में पूरी हिंदी को समाप्त कर देंगे। ठीक है, उसके साथ जैसे ही टॉपिक समाप्त होगा एक, उसी के साथ ही जितने भी क्वेश्चन आपके जिस टॉपिक, जैसे आज मैं वर्णमाला शुरू करूंगा, तो वर्णमाला से जितने क्वेश्चन पूछे गए होंगे वो सारे के सारे मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी सक्सेस एकेडमी। तो इसे जब आप देखेंगे तो मैं कहूं इसे आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, तो यहां से संबंधित सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आरपी सक्सेस एकेडमी, उस पे मेरी फोटो लगी होगी, उसे जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वहां पे सारी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम शुरुआत करते हैं हिंदी की। ठीक है, तो आज पहली बात हम समझेंगे कि जो हिंदी है, हिंदी को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हिंदी जो शब्द है वो कैसे निकला, कैसे प्रयोग में आया, कैसे चलन में आया, किस भाषा का शब्द है। जनरली हमें पता है कि हिंदी की जो जननी है वो कौन है, संस्कृत है। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो हिंदी है वो संस्कृत से ही निकला हुआ शब्द होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां से मैं कहूँ एक पॉइंट एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो उसी भाषा को समझेंगे, उन्हीं बातों को हम समझेंगे। आज हम पहले समझेंगे कि हिंदी शब्द कहां से निकल के आया, कैसे आया। तो एक छोटी सी झलक हम जो है वो उस पर डालते हैं। तो मैं कहूँ इंडियन ज्योग्राफी में मैंने आपको पढ़ाया होगा, ठीक है, कि किस प्रकार जो है वो आपका ये भारत है, और यहाँ पे मैंने आपको एक नदी के बारे में डिस्कशन किया होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया होगा एक ग्लेशियर पड़ता है। ठीक है, उस ग्लेशियर का मैंने आपको नाम बताया होगा चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। और यहां से मैंने आपको एक नदी बताई होगी। ठीक है, एक नदी जिसका नाम क्या है, सिंधु नदी। कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी। उसके बाद मैंने आपको बताया होगा, यहाँ पर आप देखेंगे पश्चिम में अरब सागर मिलता होगा, दक्षिण में हिंद महासागर भारत के, या ज्योग्राफी की पहली क्लास देखेंगे उसी में हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इधर आप देखेंगे इस कंडीशन में तो किसका विस्तार है? हिमालय का विस्तार है। तो भारत में मैं कहूँ विदेशी लोग आए जो भारत के नहीं थे, या विदेशियों ने आक्रमण किया। ठीक है, चाहे वो आपके यूनानी हो, चाहे मुगल हो, चाहे आपके कोई भी हो, चाहे अरब हो, अरब वाले निवासी हो। तो मैं कहूँ कैसे भारत में आए, क्योंकि यहाँ अरब था, यहाँ हिंद महासागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी, तो ये क्षेत्र जलमग्न था भारत का। ठीक है, और इधर से आना पॉसिबल नहीं था क्योंकि यहाँ हिमालय का विस्तार था, ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी, माउंट एवरेस्ट, मकालू, नंदा देवी, ठीक है, मनसालू, ठीक है, ऐसी जो पहाड़ियां थी, नामचा वर्वा पर्वत, जाके जो के रास्ता रोके हुए थे। तो भारत में जो भी आते थे विदेशी, वो कहां से होकर आते थे आपके? तो आज जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है यहाँ पर, इससे होकर आते थे, और जहां पर आज आपकी सिंधु नदी भी बहती है। तो मैं कहूं सबसे पहले एक विदेशी आए, आपने नाम सुना होगा, एक देश है जो आज ईरान है, प्राचीन जो नाम था इसका क्या था? पर्सिया। कौन सा था? पर्सिया। ठीक है, तो पर्सिया के लोग आए थे आपके
जो कि आज किसके नाम रूप में जाना जाता है? ईरान जो नाम है आज उस देश का, वर्तमान नाम क्या है? ईरान। तो जब वो लोग आए तो वहां पर आपने एक धर्म सुना होगा, पारसी धर्म। और पारसी धर्म में आप देखेंगे एक जरथुस्त्र ईरानी हुआ करते थे, ठीक है। और उनकी एक पवित्र पुस्तक थी पारसी धर्म की, जिसका नाम था आपका जिंदा अवेस्ता। क्या नाम था? जिंदा अवेस्ता। क्या नाम था? जिंदा अवेस्ता। तो जिंदा अवेस्ता जो पुस्तक थी उसमें एक शब्द का वर्णन है जिसे कहा जाता है हप्त हिंद। क्या कहा जाता है? हप्त हिंद। और ये हप्त हिंद कुछ और नहीं, ये आप देखेंगे किसका है? आपके सप्त सिंध। किसका शब्द है? सप्त सिंध को ही जिंदा अवेस्ता में आपके क्या किया गया है? हप्त हिंद कहा गया है। यानी कि यहां से आप समझे होंगे कि सा को क्या कहा जा रहा है? हा। और धा को क्या कहा जा रहा है? दा। जैसे आज वर्तमान में आप एक शब्द सुनते होंगे हफ्ता, सच मायने में होता क्या है? सप्ताह। तो सप्ताह में सा की जगह वो हा आ रहा है, वो कुछ और नहीं, फारसी भाषा या पारसी भाषा का ही क्या है? रूप है। इसी प्रकार जब ये लोग भारत में आए, ठीक है, तो जब सिंधु नदी पार करके भारत में आए तो सा को ये लोग क्या पढ़ते थे? हा। सा को लोग ये क्या पढ़ते थे? हा। और धा को क्या पढ़ते थे? दा। इस प्रकार सिंधु नदी को नाम क्या दे दिया इन्होंने? हिंदू नदी। क्या नाम पड़ गया आपके? हिंदू नदी। और यहीं से आप देखेंगे कि भारत का नाम क्या पड़ा? हिंदुस्तान। और यहां पर बोले जाने वाली भाषा कौन सी थी? इसका नाम पड़ा हिंदी। कौन सी भाषा थी आपकी? हिंदी। सबसे पहले क्या नाम पड़ा आपके? हिंदीक। ठीक है। क में लोप की प्रवृत्ति होने के कारण क का लोप हो गया और केवल क्या रह गया आपका? हिंदी। केवल क्या रह गया आपका? हिंदी। तो आप यहां से एक पॉइंट आप ध्यान रखें या एक नोट करके पॉइंट आप लिख लें, जो हिंदी है वो फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। और ये क्वेश्चन यूपीएसआई में हुआ या अन्य एग्जामों में भी आपके रिपीट हो चुका है। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, यहां से हिंदी से क्या बना हुआ है? हिंदी। ठीक है। तो ये छोटी सी बात मैं आपको बताना चाह रहा था ताकि जो है वो हम लोग समझ सकें। ठीक है। और यही शब्द या ये जो मैं आपको कहा हूं हको सा, सको हा और धाको दा, यहीं पर एक पुस्तक और थी मेहरे यासना या यासना नामक पुस्तकों में भी ये नाम मिलते हैं। लेकिन हमें केवल इतना जानना है कि जो हिंदी है वो किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो आप नोट कर लेंगे, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है। किस भाषा का शब्द है? फारसी। क्योंकि जनरली जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी आपका कुछ और नहीं, फारसी भाषा का शब्द है। और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, आज पहला टॉपिक जबरदस्त जानदार शानदार टॉपिक होगा हमारा वर्णमाला। आप अभी तक वर्णमाला रटते आए होंगे, ठीक है, लेकिन आप यकीन मानिए पूरी क्लास देखिएगा, ठीक है, वर्णमाला आपकी उंगलियों पर याद होगी। एक पॉइंट आप याद ना करें, केवल आप मुंह, ठीक है, जीव, दांत, तालु, मुर्दा, इन्हीं चीजों से आप बता देंगे कि कौन सा वर्ड क्या है। लेकिन शर्त यह है आप समझें, और यूपी पुलिस के लिए नहीं, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, और जिसमें हिंदी पूछी जाती है, जिसके सिलेबस में जो जो पढ़ा रहा हूं वो है, गारंटी से कोई भी प्रश्न आपका निकलने वाला नहीं है। ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और आज आप पहली हेडिंग डालें वर्णमाला। कौन सी हेडिंग डालेंगे आप आज? वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला। ठीक है। एक एक चीज को समझना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहीं से मैं कुछ नोट करके पॉइंट भी लिखाऊंगा जो बड़े ही जानदार होंगे। पहले मैं कहूं हिंदी में पढ़ने का तरीका बताता हूं आपको कि जो वर्ड है, जो शब्द है, उसी में सार छिपा हुआ है, उसी में कुछ ना कुछ रहस्य छिपा हुआ है। जैसे मैं कहूं वर्णमाला क्या है? एक हिंदी भाषा का टॉपिक है। तो भाषा को बोलने के लिए या भाषा को समझने के लिए हम लोग जो बातें कर रहे हैं, आप मेरी बातों को सुनना है, इनके लिए जो मैं बोल रहा हूं वो क्या है? ध्वनि तो है। क्या है आपकी? ध्वनि। उन्हीं ध्वनि के हमने क्या बनाए? प्रतीक बनाए। किस शब्द को क्या बोला जाएगा, किसे क्या नाम दिए, और इसी से धीरे धीरे हमने एक भाषा डेवलप कर ली जिसका नाम क्या बना? हिंदी। तो मैं यहां से आपसे कहूंगा कि कोई भी भाषा बोलना है, कोई भी भाषा या कोई भी आचार विचार प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी संप्रेषण की क्रिया कर रहे हैं, कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? ध्वनि की। मैं जो बोल रहा हूं क्या है? ध्वनि।
इसी से बाद में वर्ड बना दिए, इसी से बाद में अक्षर बना दिए, शब्द बन गए, ठीक है, वाक्य बन गए, ठीक है। तो इसी प्रकार आप ध्यान रखेंगे। तो मैं कहूंगी भाषा को सबसे पहले बोलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो आप कहेंगे ध्वनि। तो एक पॉइंट आप लिखेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप कहेंगे ध्वनि। और मैं कहूं अभी 2023 में कई एग्जाम पहुंचे, यूपी बीएड हो, चाहे आपका यूपी बीएड के बाद एक और वीडियो का एग्जाम हो, उसमें भी ये पॉइंट रिपीट हुआ। अगर ध्वनि ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप क्या लगाएंगे, वर्ड। क्या लगाएंगे, वर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि। वर्ड क्या आ गया, अब देखिए वर्ड आ गया, यानी कि वर्णमाला। तो वर्ड क्या है, वर्णमाला क्या है, तो पहले मैं आपको समझाता हूं कि भाई साहब वर्ड क्या है। तो वर्ड जो है वो संस्कृत के, किससे, संस्कृत के किससे निकला हुआ है, ब्र धातु से निकला है। किससे निकला है, ब्र धातु से। तो वर्ड जो है वो संस्कृत के किससे निकला है, ब्र धातु से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है, चुनना। क्या होता है, अर्थ क्या होता है, चुनना। जिसका अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे जिसका अर्थ होता है चुनना। क्या चुनना, जो ध्वनि निकली, जो अध्वनि निकली हमारे मुख से, मेरे मुख से ध्वनि निकल रही है अ, तो अ के लिए हमने एक भाई साहब अक्षर चुन लिया, एक चिन्ह चुन लिया, एक संकेत चुन लिया, उसका नाम क्या रख दिया, वर्ण। मेरे मुख से ध्वनि निकली क के लिए जो ध्वनि निकली मैंने उसे चिन्हित कर लिया, उसे संकेत मान लिया, ठीक है, उसके लिए एक वर्ड चुन लिया, उसे क्या नाम दे दिया, इसे ही क्या कहा, जो ध्वनि के लिए संकेत चुना, जो ध्वनि के लिए आपने एक आपका संकेत या लिपिबद्ध किया, वही क्या है, आपका वर्ड, कुछ और नहीं। ब्र धातु, ब्र धातु का अर्थ क्या होता है, चुनना। तो जो ध्वनि निकल, अब इंग्लिश वालों ने अलग ए चुन लिया, ठीक है, अंग्रेजी वालों ने का के लिए के चुन लिया। तो ये क्या किया है, चुन ली गई ये चीजें, जो ध्वनियों ने डिनोट कर लिया गया है, उनके प्रतीक बना लिए, उनके चिन्ह बना लिए, जिन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, जिन्हें वर्ड कहा जाता है, ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, वर्ड, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि अ का ये क्या है, वर्ड है, ठीक है। तो वर्ड क्या है, कुछ और नहीं, ध्वनि का लिखित रूप, ठीक है, ध्वनि का लिखित रूप ही क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है, ठीक है। ध्वनि का लिखित रूप ही क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। तो आप पहली बात समझे कि भाई साहब वर्ड क्या है, संस्कृत के ब्र धातु से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है, चुनना। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात हम समझेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला, जैसे मैं कहूं एक वर्ड, या मैं कहूं अभी केवल मैं आपको बता रहा हूं, फिर आपको मैं एक एक गिनाऊंगा वर्ड के कैसे जो है वो हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, ठीक है। तो अभी केवल आप ये माने कि वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, ठीक है। एक वर्णमाला होता है, एक क्या होता है, जिसे हम वर्ड समूह कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वर्ड समूह। तो ये दो चीजें होती हैं, एक वर्णमाला और एक वर्ड समूह। वर्णमाला यानी कि वर्णमाला और वर्ड समूह में क्या है, डिफरेंस है। जैसे मैं कहूं क्या अंतर है, जैसे मैं लिखूं आ के बाद क्या आएगा, बड़ा आ, बड़ा आ के बाद क्या आएगा, छोटी, छोटी के बाद क्या आएगी, बड़ी, और डॉट 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 डॉट। इसी प्रकार हम कहां तक पहुंच जाए, ज्ञाता, कहां तक पहुंच जाए, ज्ञाता, ठीक है। तो यहां पर क्या है, और वर्ड समूह, जैसे मैं कहूं आ लिख दूं, फिर मैं ए लिख दूं, फिर मैं क लिख दूं, और डॉट डॉट, चाहे बेशक में आपके पूरे 52 आपके अक्षर लिख दूं। तो वर्णमाला क्या है, वर्णों के क्रमबद्ध या क्रमागत समूह या व्यवस्थित, ठीक है, वर्णों के क्रमबद्ध, क्रमागत या व्यवस्थित समूह को ही क्या कहा जाता है, वर्णमाला। ये बेशक आपके पूरे 52 लिखे हों, लेकिन ये क्रम से नहीं है, तो इन्हें हम वर्णमाला नहीं कह सकते, इन्हें हम क्या कहेंगे, वर्ण समूह। वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला क्या है, तो आप देखेंगे वर्णमाला क्या है, तो वर्णमाला कुछ और नहीं, वर्णों का कैसा समूह है, व्यवस्थित, ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित, यानी अ के बाद बड़ा आ, ई के बाद बड़ी ई, ठीक है, क्रम से, यानी क के बाद ख, च के बाद छ, यही आने हैं, उसके बाद नहीं। तो वर्णों के व्यवस्थित, वर्णों के व्यवस्थित समूह, समूह को या
क्रमबद्ध समूह को, क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध, क्रमागत या व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्ण। और व्यवस्थित नहीं है तो फिर आप क्या ध्यान रखेंगे? उन्हें क्या कहा जाता है? वर्ण समूह। क्या कहा जाता है? वर्ण समूह। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसे हटा रहा हूं, इतनी बात समझ में आई होगी। तो आप लोग समझ गए वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है। वर्ण का ही दूसरा नाम क्या होता है? अक्षर होता है। ठीक है, तो यहां से एक पॉइंट और लिखेंगे। मैं कहूं भाषा, भाषा की सबसे छोटी, सबसे छोटी लिखित इकाई, लिखित इकाई। तो लिखित इकाई क्या होगी? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो ये आपकी क्या होगी? अक्षर। क्या होगी? आपके अक्षर। ठीक है, क्या होगी? आपके अक्षर। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। इस ध्वनि को हमने क्या कर दिया? लिख दिया, चिन्ह बना दिया, संकेत बना दिया, लिपिबद्ध कर दिया। यही आपका क्या हो गया? अक्षर। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। ध्वनि हम बोल रहे हैं भाषा की सबसे छोटी, लेकिन उसे लिख दिया या लिखित इकाई है तो ध्वनि को लिख दिया हमने, तो वो क्या बन गया? अक्षर या वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या हो गई? अक्षर। दूसरी बात मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैं कहूं, एक में लिख दूं आपका क और एक लिख दूं मैं ला, तो मैं कहूं क का कोई अर्थ होता है तो आप कहेंगे नहीं, ल का कोई अर्थ होता है तो आप कहेंगे नहीं, और मैं इन दोनों को मिला दूं, तो इन दोनों को जब मिला दूं तो क्या बन जाएगा? कल। क्या बन जाएगा? कल। तो वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं? शब्द। तो शब्द जो वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं? शब्द। का एक वर्ड था, ल एक वर्ड था, और इन दोनों को मिला के हमने क्या बना दिया? कल। तो कल का तो कोई ना कोई अर्थ है। ठीक है, कल का कोई ना कोई क्या है? अर्थ है। तो यानी कि यहां से पॉइंट समझना है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। ठीक है, ध्वनि का कोई अर्थ नहीं है। आप आ चिल्ला रहे हैं, कोई अर्थ नहीं। आ लिख दिया, कोई अर्थ नहीं। ठीक है, वैसे हिंदी में अ का अर्थ होता है, निगेटिव रूप में लेते हैं यहां पर। ठीक है, लेकिन किसी के साथ लगा होगा तब। जैसे आपके मैं कहूं आपका सामाजिक और मैं लगा दूं असामाजिक, तो सामाजिक नहीं। ठीक है, लेकिन आप ध्यान देंगे काका ला का कोई अर्थ नहीं होता वर्ण का अपने आप में, लेकिन जब इन दोनों को मिला दिया तो क्या बना? शब्द, और शब्द क्या बना? कल। इसका कोई ना कोई क्या मिल गया? अर्थ। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? शब्द। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। सार्थक इकाई क्या है? तो आप कहेंगे शब्द। क्या है आपके? शब्द। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप यहां से अलग से ध्यान रखेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो है आपकी शब्द। सार्थक इकाई क्या है? शब्द। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? अक्षर। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम इन पर बात करते हैं वर्ण, और बड़ी डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है, वर्ण। तो जैसे मैं कहूं यहां से यूपी पुलिस 2017 एसआई वगैरह लगाएंगे, उनमें भी क्वेश्चन पूछे गए। क्या पूछे गए? समझे। वर्ण हमने पढ़े तो वर्ण या ध्वनि कितने प्रकार होते हैं? तो इसके कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। इसके कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं वर्ण या ध्वनि। कैसे? समझिए। एक में लिख रहा हूं अ और एक लिख रहा हूं मैं क। क को हम क्या लिख सकते हैं? क प्लस अ। क्या लिख सकते हैं? क प्लस अ। यानी कि अ कैसी है? स्वर ध्वनि, जिसके उच्चारण में किसी की आवश्यकता नहीं पड़ रही, ऐसी ध्वनि को क्या कहा जाता है? स्वर। ऐसे वर्ण को क्या कहा जाता है? स्वर। क के उच्चारण में आप देख रहे हैं आधा का और अ, हलंत जो है वो किसी भी वर्ड को आधा बना देता है, या आप इसे इस प्रकार भी लिखा देखते होंगे। इसका भी मतलब क्या है? स्वर रहित व्यंजन। तो क में आपके अ देख रहे हैं, तो इस क का उच्चारण किसकी सहायता से हो रहा है? इस अ की सहायता से हो रहा है।
ठीक है। तो इस प्रकार जो है जिनका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की या स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन। तो वर्ण या ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं? तो आप कहेंगे भैया कितने प्रकार होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? तो एक कहेंगे आप स्वर ध्वनि या ध्वनियां, और एक होती है हमारी व्यंजन। कौन सी होती है? व्यंजन। ठीक है, यहां से भी पॉइंट आप ध्यान रखने हैं, परिभाषा से भी यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होती है आपकी स्वर ध्वनियां, एक होती है आपकी व्यंजन ध्वनि। स्वर ध्वनि क्या होती है एक बार समझें। वे वर्ण जिनके उच्चारण में, ठीक है, अन्य स्वर की अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, या जिनका उच्चारण मुख द्वार से स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता है, उन्हें ही क्या कहते हैं? स्वर। लेकिन मेन परिभाषा जो मैं आपको लिखा रहा हूं वो समझे, यूपीएसआई 2017 में पूछी जा चुकी है। क के उच्चारण में सहायक कौन है? आ। अब कौन है आपका? स्वर। तो यानी कि क्या बात समझे आप? वे वर्ण जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, ठीक है। तो क के उच्चारण में सहायक कौन है? आ। तो आ क्या हुआ? स्वर। के का प्लस ए, तो उसके उच्चारण में कौन सहायक है? ए स्वर। तो जिनके उच्चारण में, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर। ठीक है, तो जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उच्चारण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। उच्चारण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ठीक है, जो व्यंजन के उच्चारण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं, क्या कहलाते हैं? स्वर। व्यंजन जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से, जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं स्वर कहलाते हैं, और जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। बाकी की परिभाषाएं बचपन से आप पढ़ते आए होंगे, क्या कि जिनके उच्चारण में बाधा मुख द्वार से बाधा के साथ निकलती है वे क्या होते हैं? व्यंजन। लेकिन ऐसी परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछी जाती। ये दोनों परिभाषाएं आप ध्यान रखें, दोनों एग्जाम में पूछी हुई है। अब आज का टॉपिक जो है वो हमारा क्या है? स्वर। तो आज हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। ये 2 पॉइंट आप स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हें आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आज आप हेडिंग डाल लें स्वर। वर्णमाला में हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? स्वर। बड़ी खतरनाक टॉपिक है, बड़ा ही मजेदार है, और समझने वाली बातें कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? तो आज हम चर्चा करेंगे स्वर। ठीक है, पहले मैं आपको समझाता हूं कि स्वर क्या है। ठीक है, जैसे मैं कहूं, सभी को पता है कि अ आ ए ई रे। ठीक है, ठीक है, अ आ ए ई ओ ऊ रे ए आई ओ औ अंग आ। तो कितने हो गए आप कहें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या भाई साहब हिंदी में स्वर 13 होते हैं? नहीं। कितने स्वर होते हैं? तो स्वर की संख्या हिंदी में कितनी है? 11। ठीक है, स्वर की जो संख्या है वो कितनी है? 11। तो आप कहेंगे भाई साहब ये 2 कहां गए? तो ये 2 जो हैं अंग और आह, ये न तो स्वर माने जाते हैं ना ही व्यंजन। किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार अंग और आह न तो स्वर है ना व्यंजन, ये क्या है? आपके अयोगवाह। ये क्या है? आपके अयोगवाह। तो अंग और क्या है? आपके अयोगवाह हैं।
ठीक है, इनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि अयोग भाग क्या है, कैसे क्या है, ठीक है। लेकिन अभी हम बात करेंगे स्वर। हिंदी में स्वर की संख्या कितनी होती है? स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? ये जो आपके हैं इन अंग और आ को छोड़कर ये क्या होते हैं? आपके स्वर होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 11। आगे बढ़े, दूसरी बात यहां से समझेंगे, जैसे चाहे तो याद रखना, चाहे तो रख लें। संस्कृत में स्वर की संख्या 13 होती है, ठीक है। उसमें आपका 2 रे मिल जाएंगे, एक ये वाला रे, एक बड़ा वाला रे और एक लरा मिल जाता है। जैसे मैं कहूं एक ये वाला लरा होता है, ठीक है। प्राकृत में 10 ही होते हैं, ये वाला रे आपका कोई भी रे नहीं होता। तो इस प्रकार आप चाहे तो ध्यान रख सकते हैं, वरना हिंदी का ही ध्यान रखें, काफी है, ठीक है। अगली बात हम करते हैं स्वर के भेद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो है इन्हें ही आपके अलग अलग रूप में आपका क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। इन्हें एक बार इन 11 को मैं एक जगह लिख देता हूं यहां पर, ठीक है, ताकि हम अच्छे से डिस्कशन कर सकें, ठीक है। पूरे 11 लिख लेने हैं आपको। ठीक है, ये आपके क्या हैं? 11 के 11 स्वर। देखिए इनका किस प्रकार से विभाजन किया गया है, एक बार समझें। सबसे पहला हम जो विभाजन पढ़ेंगे वो होगा आपका, क्या होगा? आपके मात्रा, मात्रा, उच्चारण या समय के आधार पर, समय के आधार पर स्वर के भेद। किसके भेद? स्वर के भेद। कितने होते हैं? तो ये आपके होते हैं 3। पहला पॉइंट आप ध्यान रखें, यही मोस्ट रिपीटेड। मात्रा, उच्चारण या समय के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं एक बार हम समझेंगे। सबसे पहला होता है आपका एक ह्रस्व स्वर। कौन सा होता है? ह्रस्व स्वर। एक होता है आपका दीर्घ स्वर। क्या होता है? दीर्घ स्वर। एक होता है आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। एक कौन सा होता है आपका? प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? दीर्घ स्वर क्या है? प्लुत स्वर क्या है? समझते हैं। इन्हीं को किसमें बांटा गया है? मात्रा, उच्चारण या समय के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। पहला होता है ह्रस्व स्वर या ह्रस्व की बात मैं आपको बता दूं क्या होती है, जिनके उच्चारण में जीव तनाव न ले। ह्रस्व स्वर जिसके उच्चारण में जीव तनाव न ले, ठीक है, तो वो कैसे स्वर कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर। या ह्रस्व स्वर के अन्य नाम भी हैं, इसे ही कहा जाता है आपके लघु स्वर। क्या कहा जाता है? लघु स्वर। इन्हें क्या कहा जाता है? लघु स्वर। दूसरी बात आप समझेंगे, लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। क्या होता है? छोटा। तो इसमें से आप एक और बात समझेंगे कि छोटा होता है तो इसमें क्या आ जाएगा? छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और रे। कौन कौन से आ जाएंगे? छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और क्या आ जाएगा आपका? रे। ये कितने होते हैं आपके? 4। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में जीव तनाव न ले, या इन्हें क्या कहा जाता है? आपके लघु स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या क्या होती है? आपके 4 होती है, अ, ई, ओ, रे। दूसरी चीज आप देखेंगे, मैं कहूं आप देखेंगे कि बड़ा आ, बड़ा आ किससे मिलके बनना है? छोटे आ से ही मिलके बनना है। बड़ी ई किससे मिलके बन रही है? छोटी ई से। बड़ा ऊ किससे मिलके बनना है? छोटे ऊ से। उसके बाद ए किससे मिलके बनना है? अ प्लस ए। किससे मिलके बनना है? अ प्लस ए। बड़ी ए किससे मिलके बन रही है? आपके अ प्लस छोटे ए से। बड़ा और छोटा ओ किससे मिलके बनना है? अ प्लस ओ। और ये बड़ा ओ किससे मिलके बनना है? अ प्लस छोटे ओ से, ठीक है। तो यानी आप एक चीज देख रहे हैं कि सारे जो बाकी के स्वर हैं वो इन चारों से ही मिलकर बनते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहा जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? आ, ए, उ, रे। हिंदी में मूल स्वर की संख्या कितनी है? 4। हिंदी में स्वर की संख्या कितनी है? 11।
हिंदी में मूल स्वर की संख्या कितनी है? 4। हिंदी में स्वर की संख्या कितनी है? 11। दूसरी चीज, इनके उच्चारण में, ठीक है, कितनी मात्रा दिखाई दे रही है? 1। इसीलिए इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, इन्हें कहा जाता है एक मात्रिक स्वर। क्या कहा जाता है इन्हें? एक मात्रिक स्वर। इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर, ह्रस्व स्वर। कौन है आपके? अ, इ, उ, रे। संख्या कितनी है? 4। मूल स्वर की संख्या 4 और स्वर की संख्या कितनी? 11। अगली बात हम समझते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का एक और नाम है जिसे हम लोग कहते हैं गुरु स्वर। क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है गुरु स्वर। गुरु का मतलब क्या होता है? बड़ा। क्या होता है? बड़ा। बाकी के जो भी रह गए 11 में से, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? दीर्घ। ठीक है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। ठीक है, ये जो आप देखेंगे कितने? 7। यहां से भी मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं भैया, वो बात आप समझें। ठीक है, बड़ी ही जबरदस्त बात है। क्या बात है? एक बार आप समझिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहां पर आपको बताऊं, समझाऊं कि बड़ा आ जो है वो किससे मिलके बनता है? 2 छोटे आ से। ठीक है, छोटी बड़ी किससे मिलके बनती है? 2 छोटी ए से। बड़ा ऊ किससे मिलके बनता है? 2 छोटे ऊ से। ए किससे मिलके बनता है? अ प्लस ए। आए किससे मिलके बनता है? अ प्लस आपकी छोटी ए। ठीक है, और भी कंडीशन होती है, जब संधि पढ़ेंगे हम तब समझेंगे। अभी केवल आप समझेंगे ये किससे मिलके बनता है? अ प्लस ओ। और ये किससे मिलके बनते हैं? अ प्लस छोटे ओ से। तो आप एक बात यहां पर समझे, ठीक है, ये आपके जो मिलके बनना है, ठीक है, आप मुझे बताएं कि आ का बड़ा रूप बड़ा आ, ई का बड़ा रूप बड़ा ई, और उ का बड़ा रूप बड़ा उ। और बड़े को किसके नाम से जाना जाता है? दीर्घ। इसीलिए इन तीनों को कहा जाता है दीर्घ मूल स्वर। क्या कहा जाता है? दीर्घ मूल स्वर। इन्हें क्या कहा जाता है? दीर्घ मूल स्वर। इसीलिए इन तीनों को क्या कहा जाता है? दीर्घ मूल स्वर। उसके बाद यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं। ठीक है, जैसे मैं कहूं ए, किससे मिलकर बनना है? अ प्लस ए। अ प्लस ए, छोटा हो अ प्लस ओ। तो इन दोनों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? छोटी ए। इन दोनों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? बड़ा हो। आ और उ का संयुक्त रूप छोटा हो, अ प्लस छोटी ए का संयुक्त रूप बड़ी ए। यानी कि ये संयुक्त रूप है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है संयुक्त स्वर। क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर। आप इनको संयुक्त स्वर में नहीं रख सकते। इन्हें आप ये मत कहना कि आ प्लस आ से मिलकर ये भी तो संयुक्त हो रहा है, नहीं। ठीक है, तो आप इन्हें किस में रखेंगे? आप ध्यान रखें, ये दीर्घमूल स्वर, ये संयुक्त स्वर। ठीक है, बहुत जगह आपको गलत भी मिल सकता है, ये सब संयुक्त स्वर में आपको मिल सकते हैं, तो आप ध्यान रखें। कई एग्जामों में, यूपीपीसीएस जैसे एग्जामों में यहां से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर अ का उच्चारण करें तो कितना समय लगेगा? मान ले 1 सेकंड। तो बड़े के उच्चारण में, बड़े आ के उच्चारण में 2 सेकंड। आ ए ई ओ ऊ। तो यहां पर क्या हो रहा है? यानी कि क्या लगता है? दुगना समय लगता है। ठीक है, बेस्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में, बेस्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में 2 गुना समय लगता है, इसीलिए इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, गुरु स्वर, द्विमात्रिक स्वर, दीर्घ स्वर, ये सारे इन्हीं के नाम। इनमें भी विभाजन, इन बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ को दीर्घ मूल स्वर, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा हो, बड़ा हो, इन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर। इन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर। अगली बात हम करेंगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है? सच मायने में प्लुत स्वर का प्रयोग हिंदी में नहीं होता, यह संस्कृत में है। हिंदी में इसका प्रयोग आप देखेंगे तो आपका किस में मिलेगा?
तो हिंदी में इसका प्रयोग पर्दे पर, यानी कि नाटक वगैरह हो रहे होते हैं वहां पर, चिल्लाने पर, ठीक है, नाटक में किसी आवाज को खींच दिया जाता है, ठीक है, तो वहां पर प्रयोग होता है। वास्तविकता में ये संस्कृत का है, ठीक है। तो पुलुत स्वर को आप यहां से समझेंगे। पुलुत स्वर में एक एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, जिसे हम लोग कहते हैं ओम। क्या कहते हैं? ओम। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ओम। अब मैं उच्चारण करूं अ, और मैं उच्चारण करूं ओम, तो आप देख रहे हैं कि वे स्वर या वे वर्ड जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में 3 गुना समय लगता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में 3 गुना समय लगता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? त्रैमात्रिक स्वर कहते हैं। या प्लुत स्वर को हम लोग क्या कहते हैं? त्रैमात्रिक स्वर कहते हैं। क्या कहा जाता है? त्रैमात्रिक स्वर कहा जाता है। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? त्रैमात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे आपने रामायण वगैरह देखी होगी, तो इस प्रकार आपको क्या मिलते हैं? इस प्रकार लिखा होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपने पढ़ दिया राम, नहीं, आवाज को खींचना होगा राम, ठीक है, ताकि प्लुत स्वर 3 गुना समय आपका क्या है? लगता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। किससे? ये हमारा पहला वेद था, मात्रा उच्चारण समय के आधार पर स्वर के जितने भी क्वेश्चन बने थे यहां से मैंने सारे डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं और अगला टॉपिक जो है वो आपके सामने रखता हूं, ठीक है। इसे मैं रफ कर रहा हूं। कोई भी दिक्कत हो जरा सी भी आप कमेंट बॉक्स में बता दें, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भेज दें, या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, आरपी सक्सेस एकेडमी, जो कि मैंने शुरू में बताया भी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। अगला हम दूसरा भेद देखेंगे, ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारा है, दूसरा है औष्ठाकृति। औष्ठाकृति के आधार स्वर के भेद। स्वर के भेद कितने होते हैं? तो आप कहेंगे 2। कितने होते हैं? 2। औष्ठाकृति, मैंने कहा कि शब्दों में ही उसका राज छिपा हुआ है। औष्ठाकृति को क्या हम लिख सकते हैं? औष्ठ धन आकृति। औष्ठ धन आकृति। औष्ठ यानी ये रहे आपके ओष्ठ या ओठ, इनकी आकृति के अनुसार, यानी कि जब आप उच्चारण करेंगे स्वर का 11 का, तो इनमें आप देखेंगे कुछ में ओठों की आकृति गोल होगी, कुछ में आपकी गोल नहीं होगी। तो इसीलिए आप इनमें पहला आप रूप लिखेंगे, जिन्हें कहा जाता है आपके व्रतमुखी। क्या कहा जाता है? व्रतमुखी, या जिन्हें कहा जाता है आपके वर्त। क्या कहा जाता है? वर्त। दूसरा प्रकार हम देखेंगे अव्रतमुखी। अव्रतमुखी, या जिन्हें कहा जाता है अवर्त। जिन्हें क्या कहा जाता है? आपके अवर्त। व्रतमुखी, व्रतमुखी, अ का मतलब जो व्रतमुखी ना। एक बार उच्चारण करें, अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है। आ आ आ आ, क्या ओठों की आकृति गोल बन रही है? नहीं। ए, क्या ओठों की आकृति गोल बन रही है? नहीं। ओ ऊ, ओठों की आकृति कैसी बन रही है? गोल। ओ ऊ, ओठों की आकृति कैसी बन गई? गोल। तो यानी कि व्रतमुखी कौन है आपके? ओ ऊ। ओ कैसे आपके? व्रतमुखी वर्तुल। क्यों? इनके उच्चारण में ओठों की आकृति कैसी बन रही है? गोल। ओ ऊ, ठीक है। उसके बाद रे बनी नहीं, ए आए, आकृति गोल बनी नहीं। ओ आओ, ओ आओ, ओ आओ के उच्चारण में भी आकृति कैसी बन रही है? गोल। तो ओ आ, ओ आ, ठीक है। ओ आओ, इनके उच्चारण में जो आकृति है वो कैसी बन रही है? गोल। अब आप मुझे बताएं, ठीक है, जब ये जो 4 हैं ये आपके कैसे हो गए? वर्तुल। बाकी के सब कैसे रह गए? अवर्तुल। आ ए रे ए ऐ,
किसी के भी उच्चारण में ओठों की आकृति गोल नहीं बन रही, तो बाकी के क्या रह गए? आ ए रे ए आई। ये सब कैसे हो गए आपके? ये हो गए आपके अव्रतमुखी अवर्तुल। कैसे हो गए? अव्रतमुखी। कैसे हो गए आपके? अवर्तुल। ठीक है, तो ये मैंने आपको औष्ठाकृति के आधार पर भेद बताए, आप मन से अपने सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम अगला टाइप पढ़ते हैं और इस टाइप को हटाते हैं यहां से। ठीक है, एक एक बात समझनी है आपको अच्छे से। देखिए, अगला है हमारा तीसरा टाइप, जेहवा। जेहवा तो सभी लोग समझते होंगे। जेहवा या जीव के आधार पर स्वर के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 3। यानी जीव को आपके 3 भागों में विभाजित किया। ठीक है, ये आपकी जीव है। जब अगला हिस्सा दांतों से टकराए तो अग्र स्वर, मध्य वाला हिस्सा कार्य करे तो मध्य स्वर, पश्च हिस्सा या पिछला हिस्सा कार्य करे तो पश्च स्वर। ठीक है, तो जीव के कितने भाग कर लिए? 3। पहला कौन सा है आप समझेंगे, जिसे हम कहते हैं, एक होता है अग्र स्वर, अग्र स्वर। बी, एक होता है हमारा मध्य स्वर, मध्य स्वर। एक होता है सी हमारा पश्च स्वर, पश्च स्वर। क्या होता है? पश्च स्वर। ठीक है, मध्य स्वर, पश्च स्वर, अग्र स्वर। कैसे पहचानेंगे? उच्चारण करें इनका, जिसके उच्चारण में जीभ दांतों से टकराए, ठीक है, या निचले वाले तालू से टकराए, तालू जिसमें ये दांत लगे होते हैं। ठीक है, तो एक बार समझे, आ नहीं, ए जीव जो है वो आपके तालू दांतों में टकरा रही होगी, तालू से। ठीक है, तो ए कैसा हो गया आपका? ए आपका कैसा है? अग्र स्वर। ए कैसा है आपका? अग्र स्वर। उसके बाद आप देखेंगे ए ओ नहीं टकराई, रे से अभी यहां पर रे को हम लोग इन चीजों में अब हम नहीं लेंगे। ठीक है, रे का वर्गीकरण इनमें नहीं किया जाता। ए आई के उच्चारण में जीभ आप देख रहे होंगे आपकी तालू से टकरा रही होगी, तो क्या हो गया? ए आई। ठीक है, मध्य स्वर, मध्य स्वर में केवल आपको एक ध्यान रखना है, अ, छोटा अ। ठीक है, छोटा आ। मध्य स्वर में क्या आ जाएगा आपका? केवल और केवल अ। ठीक है, ये मध्य स्वर में आता है। और याद रखें, बड़ा रिपीटेड पॉइंट है भाई साहब, कि मध्य स्वर में कौन सा आपके स्वर शामिल है, तो वो कौन सा है आपका? छोटा अ। कौन सा है आपका? छोटा अ। दूसरी बात समझेंगे, पश्च स्वर। भाई साहब, अग्र आपने पता कर लिए, मध्य आपने, बाकी के क्या रह गए? पश्च। आ। ठीक है, ओ जीभ के पिछले हिस्से से आप देखेंगे कार्य कर रहा है, हल्का सा हिल डोल रहा होगा, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पश्च स्वर। आ। ठीक है, ओ। ठीक है, और क्या आ जाएगा आपका? ओ आ। तो ये कैसे हो गए आपके? पश्च स्वर। ये क्या हो गए आपके? पश्च स्वर। ठीक है, तो अग्र स्वर जीभ का अगला हिस्सा आपके निचले तालू से या दांतों से टकराएगा। ठीक है, ए आई। मध्य स्वर आप रट लीजिए, आ। आप देखेंगे हल्का सा जो मध्य वाला हिस्सा कार्य कर रहा है, या नहीं महसूस कर पा रहे हैं, तो आप रट लें इस बात को, मध्य स्वर में कौन आता है? आ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और चौथे भेद पर बात करते हैं, और स्वर का लास्ट है ये, इसी के बाद स्वर टॉपिक खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर व्यंजन पे चर्चा। ठीक है, तो क्या है आपका तीसरा? अगला हम पढ़ेंगे चौथा। चौथा हमारा क्या है? चौथा हमारा है मुख द्वार। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर के कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4।
तो एक बार हम समझते हैं कौन कौन से चार होते हैं। ठीक है, ये भी बिल्कुल सिंपल है। पहला होता है आपका समृत, समृत स्वर। एक होता है आपका विव्रत, विव्रत स्वर। एक होता है आपका अर्ध समृत, अर्ध समृत स्वर। एक होता है आपका अर्ध विव्रत स्वर। एक बार आप समझ लें, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। देखिए, समृत स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार न के बराबर खुले, जिनके उच्चारण में मुख द्वार न के बराबर खुले। एक बार उच्चारण करके देखें, आ खुल रहा है, ए ओ उ, ए ओ उ बहुत कम न के बराबर क्या हो रहा होगा, मुख द्वार खुलना होगा। तो इनमें कौन कौन आ जाएंगे आपके, एक ए और कौन आ जाएगा आपका ओ उ। ठीक है, ओ उ। विव्रत जिसके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुले, उच्चारण करें, आ ए ओ उ, ए ओ औ। ठीक है, आ के उच्चारण में आप देख रहे हैं मुख द्वार सबसे ज्यादा खुल रहा है और पूरा खुल रहा है। तो केवल विव्रत स्वर में कौन आ जाएगा, बड़ा आ। ठीक है, और ये मैंने मार्क कर दिया, भाई साहब याद कर ले, काम में आएगा। ठीक है, अर्ध समृत अर्ध विव्रत कैसे पहचाने, जब बड़ा आ विव्रत है, जब बड़े आ के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला है तो अर्ध विव्रत में कितना खुला होगा, आधा। ठीक है, तो छोटा आ। ठीक है, अर्ध समृत, समृत से आप ध्यान रखेंगे छोटे छोटे आप डाल लेंगे तो इसमें आ जाएगा आपके छोटे ए छोटा ओ। ठीक है, विव्रत में बड़े बड़े डाल लेंगे सब। ठीक है, बा से बड़े यानी कि बड़ी ए और क्या आ जाएगा, बड़ा ओ। क्या आ जाएगा, बड़ा ओ। ठीक है, इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे और ज्यादा ध्यान ना रख पाए तो विव्रत स्वर समृत स्वर याद रख लें। 99 गारंटी के साथ यहां से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। लेकिन हम जो गारंटी लेते हैं वो 37 में से 35 या 37 की लेते हैं, इसीलिए एक एक चीज को डिटेल में हम पढ़ाएंगे ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक छोटी सी बात और करते हैं, उसी के साथ हम जो है वो यहाँ पर क्लास को समाप्त करेंगे। एक बार समझे, बड़ी ही जबरदस्त बात है। देखिए, मैं कुछ बातें समझा दे रहा हूं जो कि आगे भी काम में आएंगी। एक होता है कंठ, एक होता है तालु, एक होता है मूर्धा, एक होता है दंत। क्या होता है, दंत। ठीक है, एक बार में पहले ये सब मिटा दे रहा हूं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप समझ गए होंगे। ठीक है, ताकि मैं इनके बारे में कुछ और डिटेल में डिस्कशन कर सकूं। ठीक है, और यहां पर मैं आपको समझा सकूं, तो इसे आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लेके आप जरूर नोट करें। ऐसी बातें आपको हमेशा काम में आने वाली। ठीक है, अब आपके साथ एक बार और बढ़ते हैं आगे, समझते हैं, समझिए। ठीक है, आ ए ओ। ठीक है, रे ए आई ओ औ ओ। जैसे मैंने आपको बताया कंठ, एक होता है कंठ, एक होता है तालु, एक होता है मूर्धा, एक होता है दंत, एक होता है ओष्ठ। समझे, कंठ यानी कि जिनके उच्चारण में ध्वनि जो है वो कहां से निकले, इस कंठ से निकले, तो कैसी ध्वनि हो गई, कंठ। तालु, तालु आप देख रहे हैं जो दांत जिसमें लगे होते हैं, ये आप एक पट्टी देखेंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो जब जीव इनमें टकराए तो वो ध्वनि कैसी है, स्वर ध्वनि तालु। मूर्धा, ये ऊपर वाला तालु है, इसके ऊपर जीव जाकर टकराए या ऊपर पहुंचे तो वहां पर कौन सी ध्वनि होगी, मूर्धा। दंत, जब जीव केवल दांतों से टकराए तो ध्वनि कैसी, दंत। ओष्ठ, जब ओठ आपस में टकराए या ओठों की आकृति गोल बने तो कैसे, ओष्ठ। एक बार उच्चारण करें, आ आप ध्वनि देख रहे होंगे कहां से निकल रही है, कंठ से। आ तो आ कैसी ध्वनि है, तो आप कहेंगे ये कैसी ध्वनि है, कंठ ध्वनि है। कैसी ध्वनि है, कंठ स्वर ध्वनि।
कैसी ध्वनिया है? कंठ स्वर ध्वनि। अब उच्चारण करें आप ए ए ए ए ए ए। जीव आप देख रहे होंगे नीचे वाले तालु में जाके टकरा रही है, इसीलिए ये दोनों कैसी ध्वनिया है? ए ए तालव्य स्वर ध्वनि या तालु स्वर ध्वनि। तालु स्वर ध्वनि कैसी ध्वनिया है आपके? तालु स्वर ध्वनि। उसके बाद आप देखें ओ ओ ओ ओ ओ ओ। ओठ कैसे हो रहा है? गोल हो रहा है, तो ये कैसी ध्वनि है आपकी? ओष्ठ ध्वनि। कैसी ध्वनि है? ओष्ठ ध्वनि। कैसी ध्वनि है? ओष्ठ ध्वनि। ठीक है। उसके बाद रे, रे का उच्चारण करें रे रे रे। जीव आप देख रहे हैं तालु से भी ऊपर जा रही है, मूर्धा से टकरा रही है, इसीलिए ये कैसी ध्वनि है? मूर्धन्य ध्वनि या मूर्धा स्वर ध्वनि। कैसी है? मूर्धा। ठीक है। अब इन्हें हटा रहा हूं, मैं आगे बढ़ू। अब ए आई के बारे में कैसे चर्चा करें? तो ए को आप देखेंगे किससे मिलके बनती है? अ प्लस ए। किससे मिलके बनती है? अ प्लस इससे। ठीक है। ए किससे मिलके बन रही है? अ प्लस इससे। ठीक है। तो ये दोनों ध्वनि हमने पढ़ा है क्या? कंठ। ई पढ़ा है हमने क्या? तालु। तो ये कैसी हो गई? हमने पढ़ा कंठ, ई हमने पढ़ा तालु, तो ये दोनों जो ध्वनियां हो गई ये हो गई आपकी कंठ तालु। कैसी ध्वनियां हो गई? कंठ तालु। कैसी ध्वनियां हो गई? कंठ तालु। ओ के बारे में हमने क्या पढ़ा? अ प्लस ओ। क्या पढ़ा? अ प्लस ओ। ठीक है। अ कैसा था? कंठ। ओ कैसा था? ओष्ठ। तो ये कैसी ध्वनि हो गई? कंठ ओष्ठ। कैसी ध्वनि हो गई? कंठ ओष्ठ। कैसी ध्वनि हो गई? कंठ ओष्ठ। कैसी ध्वनि हुई आपकी? कंठ ओष्ठ। आगे बढ़े, एक बात और समझते हैं, एक पॉइंट लिख लें। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। ठीक है। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अल्प को तोड़ लेंगे, यहां पर समझेंगे अल्प के बारे में भी। प्राण। ठीक है। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, कम, थोड़ा या कम। प्राण का मतलब क्या होता है? वायु। क्या होता है? वायु। यानी जिनके उच्चारण में कम वायु मुख द्वार से निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है? अल्प प्राण कहा जाता है। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अल्प प्राण। पहचान कैसे करनी है? आ ए ई ओ उ ए ऐ ओ औ। तो आप देखेंगे यहां पर बहुत कम ध्वनि टकरा रही होगी, या जब हम व्यंजन में अल्प प्राण और महाप्राण पढ़ेंगे तो मैं आपको चुटकियों में याद करा दूंगा कि कैसे है। अभी आप ये पॉइंट ध्यान रखें कि सभी स्वर कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने डिटेल में स्वर के बारे में चर्चा की है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे व्यंजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का।